नमस्कार, टीवी 9 दिल्ली एनसीआर पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव राजगुप्ता और आप देख रहे हैं दिल्ली की सत्ता। लेकिन आज हम अपने इस कार्यक्रम में सियासत पर नहीं बल्कि आप पर बात करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया, तो हम आपको बता दें कि आप बिना ओटीपी या लिंक पर क्लिक करे ही आपका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट साफ हो सकता है। नहीं, हम आपको बिल्कुल भी डरा नहीं रहे हैं, लेकिन आपको साइबर ठगी को लेकर हम अलर्ट करना चाहते हैं। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट को देखिए और समझिए कैसे बिना किसी लिंक को क्लिक किए, बिना ओटीपी बताए पूरा बैंक अकाउंट खाली हो रहा है। क्या है नया तरीका साइबर ठगी का। योगेश सिंह, जो कि दिल्ली के कापासेड़ा में एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं, उनके पास एक अनजान नंबर से फोन आता है। योगेश फोन उठाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती है। इसके बाद उनके पास अलग अलग नंबर से कई बार कॉल आता है, जिसमें कुछ मिस्ड कॉल में बदल जाती है। तो वह 2 से 3 बार फोन उठाते भी हैं, लेकिन इस दौरान भी दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आती है। योगेश सिंह के पास कॉल आने का यह सिलसिला करीब 1 घंटे तक चलता है। लेकिन इसके बाद जब योगेश अपने फोन पर आए मैसेज को देखते हैं तो उनके होश फाख्ता हो जाते हैं, क्योंकि उनके अकाउंट से 50,63,000 रुपए गायब हो चुके होते हैं। यानी कि बिना ओटीपी और किसी भी लिंक पर क्लिक करे बगैर उन्हें इतना बड़ा नुकसान हो चुका होता है। ये पूरा मामला 13 नवंबर का है। बैंक अकाउंट से 50 लाख रुपए से ज्यादा की रकम अचानक गायब हो जाने से योगेश सिंह मुश्किल में फंस गए हैं। उनका कहना है कि उनकी सिक्योरिटी कंपनी में करीब 400 लोग काम करते हैं, उन्हें सैलरी देने में दिक्कत आ रही है। अगले महीने घर पर लड़की की शादी भी है। योगेश ने ठगी को लेकर दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है। साथ ही उन्होंने उस बैंक में जहां उनका अकाउंट था और आरबीआई में भी शिकायत दर्ज करवाई है। योगेश का आरोप है कि उन्हें अभी तक कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है, ताकि उन्हें लग सके कि उनके लाखों रुपए उन्हें वापस मिल सकते हैं। वहीं इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरटीजीएस के जरिए अलग अलग बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। इस मामले में झारखंड के जामताड़ा कनेक्शन की भी आशंका जताई जा रही है, जो कि साइबर क्राइम के लिए बदनाम है। अब इस पूरे मामले को दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट आईएफएसओ को ट्रांसफर कर दिया गया है। वह पैसे ट्रांसफर किए गए सभी बैंक अकाउंट की जांच कर रही है। बिना ओटीपी या लिंक पर क्लिक करे इस तरह की ठगी का यह दिल्ली में पहला मामला है। इसलिए आपको आगाह करने के लिए आज की बिग डिबेट साइबर ठगी पर। तो साइबर एक्सपर्ट के अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 3 सालों में 16 लाख से भी ज्यादा साइबर क्राइम रिपोर्ट किया गया है। सरकार ने आंकड़ा जारी किया है। 1 जनवरी 2020 से लेकर 7 दिसंबर 2022 तक 32,000 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज जितनी रिपोर्ट हुई हैं, उसमें से 98% मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो सिर्फ 2% वो मामले हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है, और ये जो आंकड़ा है वो 32,000 से भी ज्यादा का है। अगर ऐसा कोई आपके साथ में हो जाता है, साइबर क्राइम कोई फ्रॉड हो जाता है, तो सबसे पहले आपको करना है 1930, यह हेल्पलाइन नंबर है 1930 आप इस पर कॉल करके मामला बता दें। जब आप ऐसा कर देते हैं तो कम से कम अगर पेमेंट प्रोसेस अगर हो रही होती है तो वो पेमेंट जो है होल्ड हो जाती है। इस पर भी हम बात करेंगे। अब मिस कॉल आते ही 50 लाख रुपए से ज्यादा की रकम एक शख्स की गायब हो गई, इसने ओटीपी भी नहीं बताया। तो अब ये हुआ कैसे? सिम स्वैपिंग टेक्नोलॉजी क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। रिमोट एक्सेस ऐप क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। जामताड़ा कनेक्शन क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। किस किस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड्स चल रहे हैं, हो रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। जो मुख्यतः हैं ऑनलाइन अकाउंट से पैसे निकाले जाते हैं, क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर ठगी का प्रयास हो रहा है, एटीएम फ्रॉड करने का, इंटरनेट के जरिए किसी भी वारदात को अंजाम देना, ऑनलाइन लॉटरी खुलने का झांसा देकर खाते से रुपए निकालना, फेसबुक या व्हाट्सएप के जरिए लिंक भेजकर खाते से रुपए निकाल लेना, फेसबुक आईडी हैक करके फेसबुक फ्रेंड से पैसे की डिमांड करना, और सेक्सटॉर्शन का मामला। जो सबसे ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं वो इसमें सामने आते हैं। वीडियो कॉल आएगी लेकिन आपको उठाना नहीं है। वीडियो कॉल अगर आई और आपने उठाया तो आपके साथ में सेक्सटॉर्शन का मामला भी हो सकता है। और वारदात ये जो हुई है अभी जिस शख्स के साथ, जो दिल्ली का मामला है, ये बिना ओटीपी, बिना किसी लिंक को क्लियर करे 50,63,000 रुपए इनके अकाउंट से निकाल लिए गए। ये मामला, इसके तार जामताड़ा से भी जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। झारखंड का इलाका है जामताड़ा, जो साइबर फ्रॉड के लिए कुख्यात इलाका है। झारखंड के जामताड़ा इलाके के ऊपर 2 वेब सीरीज भी बन चुकी हैं, बहुत फेमस वेब सीरीज हैं। आंकड़े आपको बता दूं, अगर मैं साल 2012 से लेके साल 2021 तक के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। इसका सोर्स है स्टैटिस्टा, 2022 तक के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं हम। साल 2012 में 3,477 मामले सामने आए। साल 2013 में मामले बढ़कर हो गए 5,693। फिर साल 2014 में ये मामले बढ़कर हो गए 9,622। साल 2015 में 11,592। साल 2016 में 12,317। साल 2017 में 21,796। साल 2018 में 27,248। साल 2019 में 44,546। साल 2020 में 50,035 मामले, और साल 2021 में 52,974 मामले। आपको एक बात तो समझनी होगी, जिस तरह से भारत में डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन गेटवेज इतने ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, डिजिटल इंडिया का नारा दिया जा रहा है। बहुत सारे
स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो डिजिटल क्राइम है, जो साइबर क्राइम है, उसके मामले भी ज्यादा। ये केस देखा, शिमला का एक केस था। एक युवक के पास एक कॉल आता है कि जी आपने कोई स्क्रैच कार्ड आपने लिया था, आपको गाड़ी मिलने वाली है गिफ्ट में, उसके लिए आपको कुछ प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। उसने पूछा प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया थी कि आप इसको लेके कुछ टैक्स ट्रांजैक्शंस हैं, तो टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। अब आदमी ने सोचा, नॉर्मली सोचता है आदमी चलिए गाड़ी मिल गई, लेकिन हाँ टैक्स तो मुझे पे करना पड़ेगा। अब उसने टैक्स पे करने के नाम पर 35,000 रुपये ट्रांजेक्शन, 3 ट्रांजेक्शन हुई और एक कोई और ट्रांजेक्शन हुई, कुल मिला के लगभग 1.5 लाख रुपये, 1,40,000 रुपये कुछ अमाउंट था, वो उसको उसने पे कर दिया। अब वो जो नंबर से जिस पे उसका कम्युनिकेशन चल रहा था ठगों के साथ में, वो जब 1,40,000 रुपये उनके पास पहुंच गए और इसने अपने हाथ खड़े कर दिए विक्टिम ने, उसके बाद वो नंबर बंद हो गया। अब इससे परेशान होकर वो जो विक्टिम था उसने अपनी जान ले ली। अब सोचिए कितना बड़ा मामला ये है। किसी के घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी है, किसी का एडमिशन होना है, किसी के घर में कोई शादी है, बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आते रहते हैं। लेकिन अब ये जो एक बड़ा मामला है सामने, जिस तरह से आया, हम चलेंगे अनुज अग्रवाल के पास। अनुज, जिस तरह से मामला सामने आता है, हमने इसमें देखा कि कोई लिंक को क्लिक नहीं किया इन्होंने कोई लिंक क्लिक नहीं किया, इन्होंने कोई सर्फिंग नहीं की, इन्होंने कोई वीडियो कॉल नहीं उठाया, इन्होंने किसी को अपना ओटीपी नहीं बताया, सिर्फ कॉल आया इनके पास और इनके सारे पैसे गायब। तो अब इसमें कोई क्या कर सकता है? अगर अननोन नंबर से कोई कॉल मुझे लगातार कर रहा है और हमारा काम ऐसा है कि हम फोन को इग्नोर नहीं कर सकते। हम बहुत सारे लोग ऐसा बिजनेस करते हैं जिनके पास उनका नंबर होता है और उनको लोग कॉल करते हैं, वो मार्केटिंग करते हैं, उनका नंबर वहां भी जाता है। तो ऐसे में कैसे बचा जाए? मिस कॉल आ रही है, पासवर्ड जा रहा है। देखिए, आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम आज रखा है लोगों की जानकारी के लिए। बात आपकी बिल्कुल सही है, फोन तो आता है और लोग उठाएंगे ही, और फोन होता ही इसीलिए कि आप उससे बात करें, और नॉन अननोन सभी नंबरों से फोन आते हैं। ऐसे सभी मामलों में जहां पर विक्टिम ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने कोई लिंक वगैरह क्लिक नहीं किया है, हमें ये मान लेना चाहिए कि आज नहीं, आज से कुछ दिन पहले, कल या किसी और दिन, उन्होंने या तो कोई सस्पिशियस ऐप डाउनलोड किया है। कई बार वो गेमिंग ऐप के नाम पर होते हैं, ऐसी कई चीजें हो सकती हैं, या कहीं पर आपको किसी ने सपोर्ट के नाम पे, सहायता के नाम पे, बैंकिंग का अधिकारी बनके कोई ऐप डाउनलोड करवा दिया है, या आपने जाने अनजाने कोई लिंक क्लिक कर दिया है। एडवर्टाइजमेंट भी बहुत से ऐसे आते रहते हैं जो लिंक जिसमें छुपे हुए होते हैं। और कुछ हमारे पास ऐसे मैलवेयर हैं नेटवर्क पे जो फाइललेस कहलाते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं। उनके जो लिंक्स होते हैं वो इनविजिबल होते हैं। तो जब हम कोई तस्वीर या वीडियो देख रहे होते हैं तो वो लिंक्स क्लिक हो जाते हैं, उसमें वो छिपे रहते हैं। तो ऐसे में जब वो हमारे में डाउनलोड हो गया मैलवेयर, जिसे हम रैट टूल कहते हैं, रिमोट एक्सेस टूल, तो जो अपराधी है, साइबर अपराधी है, वो हमारे फोन या कंप्यूटर का एक्सेस ले चुका है, और इसलिए अब आपको उसको ओटीपी वगैरह मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। फोन एक उसका डिस्ट्रैक्शन का बहाना है। वो शायद सिर्फ ये चेक कर रहा है कि आप लाइव हैं या नहीं। उस दौरान चूंकि बैंक से डेबिट के मैसेज आते हैं, तो फोन पे बात करने का बेसिक आइडिया लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना है, बातों में उलझाए रखना है, ताकि उस दौरान वो डेबिट के एसएमएस देख के बैंक को सावधान ना कर दें और अपने अकाउंट को ब्लॉक ना कर दें। तो वो सिर्फ एक बहाना है। उस दौरान लोग उसमें लग जाते हैं, उनसे बात करते रहते हैं 15-20 मिनट, आधे घंटे तक, और उस दौरान मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करके ये जो साइबर अपराधी हैं पूरे अकाउंट को खाली कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका फोन कॉम्प्रोमाइज्ड है। बहुत सारे लोग गेम्स के अलावा XXX वगैरह या मुफ्त में बुक्स वगैरह डाउनलोड करते रहते हैं। जितनी भी ये फ्री बुक्स डाउनलोड हैं उसमें सभी में मैलवेयर आपको साथ साथ आ जाता है। कुछ लोग यूट्यूब से गाने और दूसरी तरह की चीजें डाउनलोड करते हैं। एक बहुत सारे फिशिंग लिंक्स हैं जिसमें आप यूट्यूब पे जो गाने डाउनलोडेबल नहीं है, जहां पर जो यूजर है, जो जिसने अपलोड की है, वो उसको डाउनलोड अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसी कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ लिंक्स हैं जिनके माध्यम से ऐसे कॉपीराइट मटेरियल भी डाउनलोड हो जाते हैं, और साथ ही साथ आपको फिशिंग और रैट इस टाइप के मैलवेयर भी डाउनलोड हो जाते हैं, और आपका फोन और कंप्यूटर कंप्रोमाइज हो जाता है। जी, आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं दर्शकों का ध्यान आकर्षित ये करना चाहूंगा, जैसा अनुज जी ने बताया, फ्री बुक्स, सॉन्ग्स, ये सब चीजें लोग जो डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए, छोटा लालच आपका, आप सोचते हैं कि मैं इसको खरीदूं क्यों, ये फ्री वेबसाइट है, यहां से मैं जाऊंगा और यहां से इस गाने को, इस रिंगटोन को, इस किताब को, इस गाने को, इस मूवी को मैं डाउनलोड कर लूंगा, या इस गेम को मैं डाउनलोड कर लूंगा, फ्री में मिल जाएगा, मैं क्यों उसके लिए 20-50 रुपए खर्च करूं और पेड ऐप खरीदूं मैं। अब ये जो छोटा लालच है ना, ये भारी पड़ जाता है, क्योंकि उस छोटे लालच के चक्कर में आपका पूरा फोन ही कॉम्प्रोमाइज हो गया। एक बार हम फिर चलेंगे अनुज अग्रवाल के पास। तो जैसा आपने ये बताया कि ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं सारा काम, कॉल करते रहते हैं बीच बीच में, आपका ध्यान नहीं जा रहा एसएमएस की तरफ, तो ये तो पूरा एक साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं। तो बहुत शातिर लोग बैठे हैं, यानी कि जो क्राइम कर रहे हैं, या आम लोग नहीं है, या आम क्रिमिनल्स नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, इसको हम लोग सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो दिस इज, जो आपने कहा, एक साइकोलॉजिकल तरीके से लोगों को पूरी तरह से घेरा जाता है, परेशान किया जाता है, उनका ध्यान भटकाया जाता है, और उसके बाद उनको एक्शन का मौका नहीं मिलता है। तो ये पूरा एक सोशल इंजीनियरिंग का खेल है। और जो इसके खिलाड़ी हैं, जिसमें जामताड़ा के गैंग बड़े मशहूर हैं, उसमें मूवी वगैरह भी बनाई है कुछ लोगों ने, और काफी इनका परिचय है। और ऐसे गैंग देश के कई हिस्सों में
बाकायदा कॉल सेंटर स्थापित किए हुए हैं। वहां पहले अच्छी भली ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें भाषा की ट्रेनिंग भी दी जाती है, ताकि बोलने वाले अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं में इस तरह से बोलते हैं कि आपको ये लगता ही नहीं है कि आप किसी फ्रॉड व्यक्ति से या क्रिमिनल से बात कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है बैंक के अधिकारी से बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी से बात कर रहे हैं, किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर उसकी बहुत तैयारी करवाई जाती है, भाषा पे ध्यान दिया जाता है, शब्दों का ठीक चयन किया जाता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति से बात की जा रही है उसके बारे में निजी जानकारी जुटाई जाती है। क्योंकि हमारे देश में अभी डेटा प्रोटेक्शन और डेटा प्राइवेसी का जो लॉ है वो बना नहीं है। इसकी वजह से लोगों का डेटा होलसेल में चोरी होकर बाजारों में बिक रहा है और बहुत ही सस्ते दामों में बिक रहा है। तो ये जो गैंग्स हैं इस तरीके के डेटा को खरीदते हैं, वो आपकी प्रोफाइल को अच्छी तरह समझते हैं, क्या प्रोफेशन में आप हैं, कहां पर आप रहते हैं, कौन सा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट आप यूज करते हैं, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, आप कहां से सामान खरीदते हैं। उनको पता है कि आप अमेजन पे जाते हैं, आपको पता है कि आप जो है OLX पे कोई चीज खरीदना बेचना चाहते हैं। तो ये सब डेटा वो इकट्ठा करके रखते हैं और इसलिए जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपको बिल्कुल भी शक नहीं होता कि भाई मैं किसी आदमी से बात कर रहा हूँ। तो ये सोशल इंजीनियरिंग भी है, इसमें डेटा थेफ्ट भी है और ऑब्वियसली टेक्निकली मैलवेयर वगैरह आपके सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया बिल्कुल, बहुत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। जिस तरह से बता रहे हैं, प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग हो रही है, वो डाटा निकाल रहे हैं, डाटा एनालिसिस कर रहे हैं और ट्रेंड क्रिमिनल्स हैं ये सब लोग। आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट जो फाइनेंशियल जितने क्राइम इस तरह के अगर हो रहे हैं उस पर तो ये सुविधा की ही जा सकती है। आप जब अपना बैंक से आप जब जोड़ते हैं अपने मोबाइल को, मोबाइल ऐप आप डाउनलोड करते हैं, आप मोबाइल बैंकिंग करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, तो क्यों ना उसके लिए भी एक टेस्ट होना चाहिए कि आपको उसके बारे में पता है भी कि नहीं पता है। आप जब गाड़ी चलाने जाते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब आपको मिलता है तो आपका उसमें टेस्ट होता है ना, आप पास करते हैं, तो क्यों ना ये टेस्ट भी लिया जाए कि ये आपको इसकी समझ भी है कि नहीं है। बैंक वाले होते हैं, हाँ जी मोबाइल, अब हम जाते हैं, सीनियर सिटीजन लोग आते हैं बैंकों में, आप देखिए लाइन लगी होती है, हाँ अरे आपको बैंक आने की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल ऐप अपना डाउनलोड कर लीजिए। जैसे एक टारगेट मिला हुआ है बैंक कर्मियों को कि जितने कस्टमर आ रहे हैं आपको वो ऐप डाउनलोड करवाना है। जब आप अकाउंट खोलने जाते हैं अपना, तो अरे भाई आप ऐप डाउनलोड करवा रहे हो, उसको सिखा दो बचना कैसे है, क्या करना है क्या नहीं करना है। वो इतना छोटा छोटा टर्म्स एंड कंडीशन दे दी जाती हैं, क्या उसको कोई पढ़ सकता है? क्या कोई हर कोई उसको पढ़ता है? क्या कोई समझता है उसको? तो ये एक रूल्स रेगुलेशन क्या नहीं होनी चाहिए या क्या और हो सकता है? अनुज अग्रवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये चीज, क्या सजेशन रहेंगे आपके सर? आपने बहुत ही अच्छी बात उठाई यहाँ पर। मेरा यह मानना है कि कम से कम हर कंपनी, कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने बजट का 1% साइबर सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करे, जिसमें 2 बातें उन्हें करनी चाहिए। एक कि साइबर सुरक्षा के लिए जो भी यंत्र तंत्र, पॉलिसी, पद्धति, कंसल्टेशन उनको रिक्वायर्ड है वो करें। और दूसरा, उनसे संबंधित जो भी उनके कस्टमर, ग्राहक या स्टेक होल्डर जो उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मान लीजिए अगर हम एम्स की बात करें तो जो पेशेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सब लोग स्टेक होल्डर हैं। अगर बैंक्स की बात करें तो बैंक्स के कस्टमर हैं, बैंक के कर्मचारी, अधिकारी हैं। इन सभी लोगों की शिक्षा और अवेयरनेस पर कम से कम खर्च किया जाए और ये लगातार हो। सिर्फ अभी देखने में क्या आ रहा है कि किसी संस्थान ने साइबर सिक्योरिटी का कोई मुद्दा आया, कोई ऐसी घटना घट गई, कुछ उन्होंने थोड़ा बहुत खर्चा किया, कुछ इक्विपमेंट वगैरह खरीद लिया और फिर वो या तो इक्विपमेंट ऐसे ही पड़े रहते हैं या उन्हें ठीक से संचालित या जिसे हम लोग कहते हैं ठीक से कॉन्फ़िगर नहीं किया जाता। तो फायरवॉल फॉर एग्जांपल एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे लें कि फायरवॉल करीब करीब सभी ने लगा रखी है, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि वो फायरवॉल कुछ कर नहीं रही है, उससे कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जब पहली बार फायरवॉल यानी लक्ष्मण जी ने बनाई थी तो उसमें रावण जैसा विद्वान और ज्ञानी अपराधी भी जा नहीं सका, पार नहीं हो सका और उसे सीता जी को बाहर बुलाना पड़ा। लेकिन एम्स के मामले में जो मैंने पढ़ा पब्लिक सोर्सेज से कि उनके पास ना तो इक्विपमेंट प्रॉपर्ली थे और जो थे भी वो कॉन्फ़िगर्ड नहीं थे, वो काम नहीं कर रहे थे ठीक से। तो ऐसे इक्विपमेंट का, ऐसी टेक्नोलॉजी का होने का फायदा क्या है? तो इस पर ध्यान हाँ, खाना पूर्ति नहीं करनी है ना, खाना पूर्ति नहीं करनी है कि हाँ जी ठीक है हमने इक्विपमेंट ले लिए, हमने इतने लाखों सामान ले लिया, हमने 2 लोगों को रख लिया, अरे वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका भी तो MIS बनना चाहिए, उनका भी तो रेगुलर टेस्ट होना चाहिए। कोई तो एजेंसी हो जो आके उनका भी औचक निरीक्षण कर ले, जैसे बाकी जगह पे फ्लाइंग स्क्वाड। उसका इम्प्लीमेंटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। किसी भी टेक्नोलॉजी को आप सिर्फ लेकर आ जाते हैं, उसको लगा देते हैं दिखावे के लिए, वो अपने आप से काम नहीं करती। उसका ड्रिल भी होना चाहिए, बिल्कुल ड्रिल होना चाहिए। और जो आपने इथिकल हैकिंग की बात की, देखिए इथिकल हैकर्स का जो सबसे बड़ा काम है वो बेसिकली यही है कि ऑर्गेनाइजेशन की सहमति से, संस्थान की सहमति से वो इस प्रकार संस्थान पर अटैक करते हैं जैसे कि वो सचमुच के हैकर्स हों। इससे पहले कि सचमुच के हैकर आपके यहाँ आके अटैक करें और आपके सिस्टम को कंप्रोमाइज करें, आपका डेटा वो वहां से कॉपी कर लें वगैरह वगैरह, वो कमजोर कड़ी ढूंढी जाए जी, अपनी परमिशन देते हैं और वो इस प्रकार से आपको अटैक करते हैं कि नुकसान नहीं होता है लेकिन आपकी लूप होल्स को, कमियों को बताते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है। लेकिन मोस्टली तो अभी मोटा मोटा अगर समझा जाए, बस कंक्लूजन का टाइम हमारा हो गया है। अनुज अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं, अंकुश जौहर हमारे साथ में है। मैं आप दोनों से एक एक करके बस इतना समझना चाहूंगा चलते चलते। देखिए एक तो ये चीज समझ में आ गई है कि एक अननोन लिंक को
क्लिक नहीं करना है, अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। और अब जो ये हमने देखा सिम स्वैपिंग, या जो ये आपने बताया जो आपका फ़ोन ही पूरा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, थर्ड पार्टी उसको एक्सेस कर रहा है, रिमोट एक्सेस फ़ोन को मिल रहा है, तो इसके लिए जो इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको फ्री के लालच में, छोटे लालच में आप कुछ कुछ डाउनलोड वहाँ से कर लेते हैं, तो लेकिन अब ये कैसे श्योर हो कि कौन सा ऐप डाउनलोड करना चाहिए फ़ोन में या नहीं करना चाहिए, ये भी तो एक सवाल है। अनुज जी, देखिए ऐसा है कि एक तो प्ले प्रोटेक्ट नाम की फैसिलिटी एंड्रॉयड पर है, तो जो ऐप प्ले प्रोटेक्ट के अंतर्गत आते हैं उन्हीं को करना चाहिए। दूसरी बात सावधानी बरतनी है कि जो टिंटिलेटिंग या चिंटिलेटिंग टाइप के ऐप हैं जैसे XXX या फ्री बुक्स, उससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। वो निश्चित रूप से कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती इस दुनिया में, उसके पीछे कॉस्ट है। ऐसे ऐप्स को डाउनलोड करेंगे तो आप कहीं ना कहीं जरूर फंसेंगे। इसलिए हमें ये, और तीसरी चीज, अगर हम बैंक या दूसरे किसी ऐप को कर रहे हैं तो हमें बैंक की अधिकृत वेबसाइट या उनकी ब्रांच से पता कर लेना चाहिए कि उनका अपना कौन सा ऐप वाकई में चल रहा है। मान लीजिए आपका अकाउंट सेंट्रल बैंक में, अब आप जाते हैं ऐप स्टोर पे तो सेंट्रल बैंक के नाम पर 5, 6, 7, 8 ऐप आपको वहां मिल जाते हैं, उससे फोटो भी लगी होती है, सेंट्रल बैंक का लोगो लगा होता है। तो आप अपनी ब्रांच से चेक कर लीजिए या उनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए कि भाई उनका अपना असली कौन सा है, इसमें भी डुप्लीकेसी चल रही है, जाइए तो आप सुरक्षित रहेंगे। इसमें रवाल जी चलते चलते क्या सजेशन देना चाहेंगे 30 सेकंड में? लिंक्स को डाउनलोड ना करें, टच ना करें। और मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे पढ़े लिखे और समझदार लोग इसमें पढ़ रहे हैं, इससे बिल्कुल दूर रहें। ओटीपी आपके साइबर खजाने की चाबी है, इसको आप अपने सीने से लगा के रखें बच्चे की तरह, और बिल्कुल किसी भी हालत में इससे आप पीछे ना हटें। अगर इसको आपने बचा लिया तो आप 99% अपने आप को साइबर सेफ पाएंगे। और जब भी आपके फोन में जरा सी भी अनयूजुअल एक्टिविटी हो, उसे सीधा फैक्ट्री रीसेट कर दें, फॉर्मेट कर दें, उसमें जो भी डेटा है, बेसिक डेटा है, उसको कॉपी कर लें और उसको रीसेट कर दें। ये जो बॉट्स हैं उसके माध्यम से मेलवेयर आते ही रहते हैं, उसको आप R&D करने की कोशिश ना करें, अपने आप को सेव करें, फॉर्मेट कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट बताया आपने, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट। फोन को टाइम टू टाइम जो है फॉर्मेट, फैक्ट्री सेटिंग में उसको रिस्टोर जरूर करते रहें। थैंक यू सो मच अनुज जी, जुड़े हमारे साथ। अनुज अग्रवाल, साइबर एक्सपर्ट और